नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर में हो रहे किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। देश के हर जगह से लोग किसानों को अपना समर्थन देने पहुंच रहे हैं। वहीं देश भर के किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद को विपक्ष का पूरा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस, शिवसेना समेत अब तक 20 से ज्यादा पार्टियों ने इस बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी, जिसमें वामदल समेत गुपकार घोषणा की पार्टियां भी शामिल हैं। एनसीपी, सपा, टीआरएस, आम आदमी पार्टी, राजद और टीएमसी भी बंद का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस बंद के दौरान किसानों की मांगों के समर्थन में सभी जिला एवं राज्य मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। इधर यूपी में आज किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी। कल होने वाले भारत बंद को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस का भी समर्थन है। वहीं 9 दिसंबर को केंद्र सरकार और किसान संगठन के बीच 6वें दौर की बैठक होगी। किसान संगठनों ने कल भारत बंद का आह्वान किया है। आज 12वां दिन है। लगातार 12 दिनों से किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, अपने रुख पर कायम हैं। यस और नो, दो ही विकल्प किसानों ने सरकार के सामने रखे कि कानून वापस लिया जाए। कानून वापस ले जाने को लेकर आपकी हाँ है या ना है। हालांकि सरकार भी ये स्पष्ट कर चुकी है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। ये संकेत सीधे तौर पर तमाम केंद्रीय मंत्री दे चुके हैं, लेकिन ये भी कहा है कि विकल्प खुला रखा है। किसान सुझाव दें, ये अपील सरकार की तरफ से है। दूसरी तरफ बॉर्डर्स पर लगातार किसानों का जुटना भी जारी है और किसान बड़ी संख्या में यहां पर अभी भी डटे हुए हैं। 20 से ज्यादा दल, 10 ट्रेड यूनियन ने कल के भारत बंद को समर्थन दिया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी किसान आंदोलन के बंद के समर्थन में हैं। यूपी में आज किसानों के समर्थन में सपा प्रदर्शन करने जारी है। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच 6वें दौर की बैठक होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि क्या वाकई में कोई हल निकल पा रहा है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा मेट्रो परियोजना का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12 बजे वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। कुल 29 किलोमीटर लंबाई के 2 मेट्रो गलियारों का निर्माण होगा। 2 कॉरिडोर वाले इस प्रोजेक्ट के जरिए सैलानियों को मदद मिलेगी। इस परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। इससे आगरा में लोगों के जीवन में और सुलभता आएगी और पर्यटन के लिहाज से आगरा को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की इस परियोजना से आगरा की 26 लाख की आबादी के साथ साथ हर साल आगरा आने वाले 60 लाख से ज्यादा पर्यटकों को भी मदद मिलेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,300 करोड़ से ज्यादा है। 5 सालों में पूरी होने वाली इस परियोजना से आगरा में करीब 29 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो रेल की सेवा मिलने लगेगी। आगरा के 15 बटालियन पीएससी परेड मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन आज 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर रायपुर आने वाले हैं। दोनों नेताओं की सबसे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ बैठक होगी। इसके बाद प्रदेश बीजेपी और सभी मोर्चा पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, कोर ग्रुप सांसदों, विधायकों और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक होगी। इसके बाद दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दूसरे दिन भी 8 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ बैठक के बाद दोनों नेता दिल्ली लौट जाएंगे। इन बैठकों में राज्य सरकार को घेरने और संगठन को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि डी पुरंदेश्वरी बीजेपी के सभी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाएंगे। आठ दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के तमाम पदाधिकारियों से चर्चा करेंगी डी पुरंदेश्वरी। नवनियुक्त बीजेपी प्रभारी छत्तीसगढ़ के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनेगी। 8 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ एक बार फिर बैठक होने वाली है। राज्य सरकार को घेरने, संगठन को मजबूत करने को लेकर नई प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से चर्चा करेंगे।
बता दें कि बीते दिनों बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए नया प्रभारी नियुक्त किया है, डी पुरंदेश्वरी, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। श्रीमती डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का एक साथ आगमन छत्तीसगढ़ की धरती में पहली बार हो रहा है और 2 दिन तक लगातार उनका प्रवास रहेगा, 7 और 8 दिसंबर। और इन 2 दिनों में सभी लोगों के साथ वो अलग अलग बैठक करेंगी। ट्रैफिक पुलिस का आज से विशेष अभियान है। शहर के 30 चौक चौराहों पर रायपुर में चेकिंग होगी। यातायात नियमों का उल्लंघन अब भारी पड़ेगा, तो रायपुर में पुलिस का चेकिंग अभियान आज से शुरू हो रहा है। 30 चौक चौराहों पर पुलिस लगातार चेकिंग करेगी। IBC 24 भी आप सभी से अपील करता है कि आप यातायात के नियमों का पालन करें, बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। हेलमेट लगाकर निकले 2 पहिया वाहन में, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाकर निकले। गाड़ी के कागजात और लाइसेंस अपने साथ में रखें। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। स्टार, एक तरफ डी पुरंदेश्वरी का रायपुर आगमन और दूसरी तरफ ये एक बड़ी खबर है कि शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बार फिर कसावट देखी जाएगी। देखिए आज की बड़ी खबरों की बात करें तो डी पुरंदेश्वरी का छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है। ये पहली बार है जब वो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बनाए जाने के बाद उनका पहली बार दौरा रहेगा। उनके साथ पहली बार सह प्रभारी का पद भी नियुक्त किया गया है और उसमें नवीन नितिन जी को नियुक्त किया गया था और उनका भी आज दौरा, दोनों का ही दिल्ली से दौरा है और 2 दिन तक ये दौरा रहेगा। इसमें प्रदेश के संगठन प्रभारियों के साथ वो चर्चा करेंगी और अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं होंगी कि किस तरीके से संगठन को और मजबूत करना है और आने वाले समय में जो विधानसभा सत्र भी है या आगे भी लगातार विपक्ष को कि क्या भूमिका निभानी चाहिए, किस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए ताकि सरकार को घेरा जा सके। और साथ ही साथ जो सबसे अहम बात है कि 2023 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर किस तरीके की शुरुआत की जानी चाहिए, क्योंकि हालांकि ये पहला दौरा है इसलिए बहुत ज़्यादा बातचीत होने की संभावना इसमें नहीं है, रणनीति बनने की तय नहीं है, लेकिन एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है कि क्या विजन और किस तरीके से सरकार को घेरते हुए 2023 में होने वाले आम चुनावों की तैयारी करना है। तो ये बीजेपी के हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ी खबर रहेगी जिस पर दिन भर नजर रहनी है। इसके अलावा राजधानी रायपुर की बात करें तो पिछले कुछ समय से वापस से ट्रैफिक बेलगाम होते दिख रहा था, जिसकी खबर भी हमने हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई थी और अब उसका असर दिखने लगा है। ट्रैफिक पुलिस आज से फिर एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है जिसमें जो ट्रिपल सवारी है या रॉन्ग साइड जाना है, इलीगल पार्किंग है या विदाउट सीट बेल्ट जाना है, ये तमाम चीज़ों को लेकर फिर से सख्ती बरती जाएगी। 30 जगह चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। नई बात यह है कि चौक चौराहे के अलावा भी जो ऐसे एरिया है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहता है और लोग काफ़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, जो शहर के बीच का इलाका है उन इलाकों में भी पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि रैश ड्राइविंग करने वालों पर भी नकेल कसी जा सके। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो एक तरफ बीजेपी की बड़ी बैठक और बड़ी रणनीति तैयार होगी, तो दूसरी तरफ रायपुर शहर में पुलिस आज से यातायात नियमों को पालन करवाने के लिए कड़ाई करने वाली है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, आज तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी की वेल यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। तूतीकोरिन तमिलनाडु में वेल यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। तूतीकोरिन में भगवान मुरुगन का दर्शन भी करेंगे। शाम को भोपाल लौटेंगे मुख्यमंत्री, साथ ही सीएम हाउस में अधिकारियों से चर्चा करेंगे। कलेक्टर कमिश्नर के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। तमिलनाडु दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी की वेल यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। तूतीकोरिन तमिलनाडु में वेल यात्रा जहां मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। तूतीकोरिन में भगवान मुरुगन का भी दर्शन करेंगे। नवीन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, तमिलनाडु दौरा कितना खास है मुख्यमंत्री का, उसके बाद भोपाल में भी आज मैराथन बैठक है। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर में तमिलनाडु के लिए रवाना होने वाले हैं। तमिलनाडु में महीने भर से बीजेपी की वेल यात्रा चल रही थी, उसके समापन कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और इस यात्रा में
न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बल्कि बीजेपी के देश भर के बड़े नेता, बड़े दिग्गज भी शामिल हो चुके हैं। अमित शाह भी इस वेल यात्रा में शामिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करने के लिए, स्थापित करने के लिए ये वेल यात्रा निकाली गई है। तमिलनाडु इकाई के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं ई मुरुगन, उनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही थी और एक तरीके से भगवान मुरुगन के स्वाभिमान को लेकर ये यात्रा चल रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया कि वहाँ की जो तमिलनाडु की जो सरकार है, तमिलनाडु की जो मुख्य पार्टी है, उसने उनके तमाम लोगों ने भगवान मुरुगन के एक मंत्र की निंदा की है। उसको लेकर विरोध स्वरूप ये एक यात्रा निकाली गई थी, जिसका आज समापन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के आईजी कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। हालांकि पिछले महीने ये आदेश था कि आज 7 तारीख को ये यात्रा होनी, ये कार्यक्रम होना है, कलेक्टर कमिश्नर की बैठक होनी है, लेकिन मुख्यमंत्री का तमिलनाडु दौरा होने की वजह से वो पोस्टपोन्ड हुआ है और हो सकता है कि आज शाम को जब मुख्यमंत्री वापस भोपाल लौटेंगे तो उसके बाद कलेक्टर कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो टास्क उन्होंने अफसरों को दिए थे, वो टास्क कितने पूरे हुए और कितने दिन में पूरे होंगे और क्या बाकी रह गया और क्या कमियां हैं, इसको लेकर बातचीत होगी। साथ ही साथ इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कलेक्टर कमिश्नर का परफॉर्मेंस ऑडिट भी करेंगे, चूँकि उन्होंने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जो उनको टास्क दिया था वो कितने ज़मीन पर उतरे, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि आज की बैठक जो है कलेक्टर और कमिश्नर के परफॉर्मेंस को लेकर भी एक बड़ी बैठक है। शुक्रिया आपका नवीन, जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आरएसएस के चंदे और हिंदूवाद के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने नेताओं से चंदे का हिसाब पूछा है। सीएम ने कहा कि बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि 1992 के बाद राम मंदिर शिला पूजन के लिए जमा किए गए चंदे का कितना खर्च किया गया। सीएम ने कहा कि बीजेपी वालों ने चंदा इकट्ठा करने का धंधा बना लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या का मुद्दा बीजेपी के लिए आस्था का नहीं, राजनीति का है। सीएम बघेल ने बीजेपी नेताओं से ये भी पूछा कि आखिर बीजेपी ने देश के हिंदुओं के लिए क्या किया। सीएम पर पलटवार करते हुए पूर्व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री हिसाब मांगने वाले कौन होते हैं, हिसाब तो उन्हें देंगे जिन्होंने चंदा दिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी देश को एक रखने का काम करती है, धर्म जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती, जबकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बेनबेग में वो सब किए थे, शिला पूजन किए थे, पैसा इकट्ठा किए थे, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, उसका हिसाब क्या है? भाजपा वालों को ये जवाब देना चाहिए। एक सवाल मैं पूछता हूँ इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, हिंदुओं के नाम से वोट लेते हैं, केंद्र में कई बार इनकी सरकार बनी है, हिंदुओं के लिए उन्होंने किया क्या? भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक रखने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद के आधार पर काम नहीं करती। अगर तुष्टीकरण की राजनीति किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के पंजीकृत धान की रकबे और गिरदावरी में त्रुटि होने पर तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। इसके बाद राजस्व विभाग के सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को विस्तृत निर्देश जारी करते हुए इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजस्व सचिव द्वारा कलेक्टर्स को जारी निर्देश में कहा गया कि किसानों से पंजीयन के लिए प्राप्त आवेदन के संबंध में गिरदावरी की स्थिति ज्ञात कर ली जाए। यदि गिरदावरी में गलती है तो सुधारा जाए। यदि पंजीयन के दौरान धान के वास्तविक रकबे की एंट्री न होकर कम रकबे की एंट्री हो गई है तो रकबे में सुधार किया जाए। निर्देशों में कहा गया है कि विक्रय के लिए पंजीकृत धान के रकबे में संशोधन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर समुचित परीक्षण कर तहसीलदार उसे सुधारे। इसकी सूचना संबंधित ग्राम की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को भी दी जाए। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन और मंत्रिमंडल में देरी ने दावेदारों की धड़कनें बढ़ा दी है। भोपाल में संगठन के नामों को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा शामिल हुए। 1 घंटे से ज्यादा चली बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश पदाधिकारियों के नाम पर अंतिम रूप दिया गया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश सचिवों के साथ प्रदेश प्रवक्ताओं के नामों पर भी विचार किया गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि इंतजार जल्द खत्म होगा। वहीं इंदौर में खजराना का नाम बदले जाने की मांग पर वीडी शर्मा ने कहा कि ये मांग जनता कर रही है, बीजेपी के नेता इसे आगे बढ़ा रहे हैं। संगठन की पद्धति है, पद्धति के अनुरूप अच्छे कार्यकर्ताओं को जो स्थान मिलना चाहिए उसमें समय तो लगता ही है, और कि एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया की पूरी जिस दिन हो जाएगी उस दिन सारी चीजें तय हो जाएंगी। कब तक सर लग रहा है कि जल्दी होगा, और जल्दी सब तो कोई पूरा कर देंगे।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1229 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 2,46,809 संक्रमित मिल चुके हैं अब तक और 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से कुल 2,989 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। 24 घंटे में 716 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 2,23,772 स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 20,048 है। रायपुर में 143 मरीज मिले, बिलासपुर में 117 मरीज मिले हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो 24 घंटे में कोरोना के 1,455 नए मरीज मिले। एमपी में कुल 2,14,505 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 13,391 है। 24 घंटे में कोरोना से 11 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से कुल 3,337 मरीजों की मौत मध्य प्रदेश में हो चुकी है और 24 घंटे में 1,585 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एमपी में कुल 1,97,777 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रशासन ने इंदौर शहर में व्यापारियों को नाइट कर्फ्यू में राहत दी है। अब बाजार और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया था। प्रशासन ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन ने व्यापारियों और लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है, लेकिन लोगों को जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। इस संबंध में शनिवार को मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर से परामर्श भी ली। अब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद इस पर कलेक्टर की मुहर लग गई है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र, महू कंटेनमेंट और नगरीय क्षेत्र में दुकानें और व्यावसायिक संस्थान रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किया। अब सभी दुकानें रात को 10 बजे तक चालू रहेगी। होटलें और रेस्टोरेंट रात को 10 बजे तक चालू रहेंगे। जो असुविधा व्यापारियों को हो रही थी, मुझे लगता है अब इसके कारण असुविधा नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, तो आप वो सभी सावधानियां रखें जो इसके आवश्यक है। ग्वालियर में घर के बाहर खेलते 5 साल के बच्चे की अज्ञात बदमाश ने ब्लेड से गर्दन काटकर हत्या करने का प्रयास किया है। बच्चे को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बच्चा मामा के यहाँ शादी में आया हुआ था। बिजौली गांव के सातनपुर की रहने वाली कंचन बाथम अपने 5 साल के बेटे कृष्णा बाथम के साथ मायके शादी में शामिल होने के लिए आई हुई थी। रविवार दोपहर बगीचे में खेलते बच्चे की गर्दन पर ब्लेड मारने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बच्चा चिल्लाते हुए अपनी मां के पास पहुंचा। पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस बात का पता नहीं चल सका है कि अज्ञात हमलावर ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। एक बच्चे को किसी ने ब्लेड मारकर गले पर चोट पहुंचाई है, तो उसकी जांच में हम लोग आए हैं। उसके बयान वगैरह लिए गए, लिखापढ़ी कर ली है, थाने पे जाके उसकी कार्रवाई करेंगे। महेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? जी बता दूं कि जो छतरी की घटना है ग्वालियर थाना क्षेत्र की, जहाँ पर ये बच्चा अपने माँ के साथ अपने मामा के यहाँ पे शादी में शामिल होने के लिए अपने आया हुआ था। जब उसकी माँ उसके घर में थी, जब बच्चा ये माँ के बाहर खेलने निकल गया। जो बेदल में जैसे ये बगीचा था, हम लोग खेलने गया था, वहाँ पर ये बच्चा खेला, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके गले में ये ब्लेड मार दी। जब बच्चा वहाँ पे चिल्लाते हुए माँ के पास पहुंचा तो माँ ने देखा कि उसकी गर्दन से खून बह रहा था और लगातार जो कि वो घायल होकर वहाँ पर गिर आता था। उसे लेके उसकी माँ उसके परिवार के लोग जो थे उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में उसको भर्ती कराया और जो बच्चा था पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पहुंची। पुलिस ने उसकी बात जांच शुरू कर दी कि ये हमला जो था हमलावर कौन था, उसने क्यों उस घटना को अंजाम दिया, और जस्ट पुलिस भी इसमें जांच कर दी। जी शुक्रिया आपका महेंद्र जानकारी के लिए। साथ के बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमर बानी हमर गोड राहुल के साथ।